अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। नाज़रीन, आज एक बड़ा ही खास दिन है। हालांकि ये बड़ा ही वो अलमनिया है, इसको हम कैसे लें कि मतलब आज इंटरनेशनल लेवल पर हम सुसाइड प्रिवेंशन डे मना रहे हैं। ये बड़ा ही एक अजीब सा मामला है कि सुसाइड से बचने के लिए हम दिन मनाते हैं, क्योंकि हर साल एक अच्छी खासी तादाद यानी 7 लाख लोगों की तादाद जो है सुसाइड कर जाती है। क्या वजह है, क्यों होता है, इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम अपने क्रिएटर से नाउम्मीद हो जाते हैं और शायद नाउम्मीदी की वजह से हम सुसाइड कर जाते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत ही खूबसूरत सा कोट था कि कौन कहता है कि ज़िंदगी एक बार आती है। एक्चुअली मौत एक बार आती है और ज़िंदगी हर रोज़ होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हर दिन एक नई ज़िंदगी आपको मिलती है, जहां पर अपनी गलतियों को दूर करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जहां आँख खुले वहीं सवेरा। तो जब भी आप सोचे इस बारे में तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में आपको मैं बता दूं, आज इस प्रोग्राम के मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मैं यानी आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ देंगी मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम और आप सबकी दुआएं हैं। जी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आप अभी बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से जो भी लोग सुसाइड कमिट करते हैं ना, वो तो खुद चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो फैमिली है उन्हें सफ़र करना पड़ता है। काफ़ी बदनामी हो जाती है फिर सभी की। और इसके साथ साथ ऐसे जो लोग हैं उनका ईमान कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, तभी वो इतना बड़ा स्टेप लेते हैं ज़िंदगी में। और मुझे लगता है हमें हर हालत में, हर एक सिचुएशन में ज़िंदगी में स्ट्रांग रहना चाहिए, अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कभी भी अपने रब से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी कहीं पर भी ज़िंदगी के साथ जोड़ नहीं खाती। उम्मीद ज़िंदगी है, तो आप उम्मीद रखें। हर दिन एक नई शुरुआत, हर दिन एक नई ज़िंदगी, हर दिन कुछ नया करने को मिले, तो आप कोशिश तो करें और नाउम्मीद ना हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगला पल आपके लिए क्या लेकर आएगा। अगले पल के बारे में आपको नहीं खबर, क्योंकि वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो रब के हाथ में, वो ईश्वर के हाथ में जी। आप सिर्फ ये उम्मीद रखें कि आप अच्छा ही पाएंगे, और उसके लिए आप कोशिश करें। कोशिश कैसे? कि आप खुद सही रहें, सही रास्ते पे चलें, ईश्वर को याद करते रहें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। आपने अभी अभी देखा, कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स की पिटाई कर दी। हालांकि बड़ा ही अलमिया है ये कि इस लेवल पर अब हमारी सोसाइटी में क्राइम्स हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, बिकॉज हुमैरा जो है, हुमैरा खुद एक एडवोकेट है, इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकती हैं। हुमैरा, क्या आपको नहीं लगता है ये जो मामला है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स की पिटाई कर देते हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, और हद ये है कि मैं देख रहा हूं एक बच्चा अपने
पेरेंट्स की पिटाई कर रहा है, उन्हें रोकने के बजाय मैं उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चढ़ा रहा हूँ। जी, मेरे ख्याल से हमें कोई भी पर्सनल चीज़ सोशल मीडिया पे फर्स्ट ऑफ ऑल रखनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं उन दोनों में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ताकि बच्चों की ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, वो ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। देखिए, कहीं ना कहीं दो तीन चीजें हैं जहां पर हमें लगता है कि ये जो आजकल के मामलात हो रहे हैं, कभी पेरेंट्स की पिटाई हो रही है, कहीं पर पेरेंट्स को कत्ल किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं दो तीन चीजें हैं जो उसके लगता है कि इसके रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि हम अपने मजहबी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। हम किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि हम अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करें, उन पर हाथ उठाएं, या इस लेवल तक अब बच्चे पहुंच गए हैं कि वो पेरेंट्स को कत्ल कर देते हैं। तो कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता, पहली बात। दूसरी बात कि हमारी जो परवरिश होती है बचपन से लेकर हमारी जवानी तक, जो हमारे पेरेंट्स हमारी परवरिश करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दिया है। पैसे कमाने की रेस में तो हम लग जाते हैं, लेकिन क्या वो पैसे कमाने के साथ साथ हम हमारे बच्चों की सही नशोनुमा, उनकी परवरिश सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रिज़्क़ हराम अपने बच्चों को दे रहे हैं जी। क्या जो रिज़्क़ हम खा रहे हैं वो सही है? कहीं किसी से लिया हुआ गलत पैसा तो नहीं लग रहा है उस रिज़्क़ में? अगर रिज़्क़ हराम आपके बच्चों के मतलब जा रहा है उनके, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे वफा कर जाएंगे? तो ये बड़ा ही एक अजीब सा मौजू है, बड़ा ही एक मुख्तलिफ सा और मुश्किल सा मौजू है जिस पर बात करने की जरूरत तो है जी। मुझे लगता है इसके अलावा जो बच्चे हैं ना, वो ज्यादातर जो वक्त है वो स्कूल्स कॉलेजेस में बिताते हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है टीचर्स पर भी कि वो मॉरली एजुकेट करे बच्चों को इस हवाले से कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से पेश आ जाना चाहिए समाज में, अपने पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए जी। और कहीं ना कहीं हमारे ये जिम्मेवारी आती है हमारे उलमाओं पर, जो हमारे प्रीचर्स हैं उन पर भी ये जिम्मेवारी आती है। तो कल भी मैंने कहीं पर ये देखा, एक प्रीचर प्रीच कर रहा था और वो बता रहा था कि समाज में ये खराबियां हैं, ये खराबियां हैं, लेकिन मेरा बड़ा दिल किया कि मैं उनको रोक कर पूछूं कि सर खराबियां तो हैं, तो आप रास्ता बता दीजिए। बिल्कुल। वो एक शेर है ना, गालिब साहब का एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई गम गुसार होता कोई चारासाज होता। गम गुसारी और चारासाजी तो है ही नहीं, सिर्फ बातें होती हैं। तो सिर्फ बातें ना करें, कोशिश करें कि अमली तौर पर उस पर हम काम करें और अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाएं। बिल्कुल। जहां पर क्राइम ना हो, जहां पर खुशहाली हो, जहां पर मोहब्बत हो, जहां प्यार हो, क्योंकि हमारी जो एक वादी है इसे पिरवर कहा जाता है, ये ऋषियों और मुनियों का ठिकाना रहा है। इस ऋषि और मुनियों की जो धरती है इसमें हमेशा प्यार की बानी बोली गई है, तो प्यार की बात करें और प्यार को ही आगे बढ़ाएं। खैर, ये मौजू बड़ा लंबा है और उस पर बात करेंगे कभी फुर्सत से, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है कि मैं हुमैरा से गुजारिश करूं कि वो पहले जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है उसे वो शेयर कर दें आप सबके साथ। जी नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुश्की रहेगा, लेकिन बीच बीच में बादल भी छाए रहेंगे। दर्जे हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 26, कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से बताते चले, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है और मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। मज़ीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर अभी दस्तयाब हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इनका एक्स हैंडल है, यू कैन गेट द लाइव अपडेट्स फ्रॉम दैट अकाउंट एज वेल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इन अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, जब भी आप सफ़र के लिए तैयारी करते हैं, खासकर इस नेशनल हाईवे पर, जब भी आप जम्मू नेशनल हाईवे पर सफ़र करना चाहते हो तो अपडेट रात को भी लें ताकि आप अगले दिन की तैयारी कर पाएं, और सुबह निकलने से पहले एक बार कंफर्मेशन ले लें ताकि आप अपना सफ़र बहुत ही आराम से कर पाएं। हमारा एक और चीज़ जो आज रात को मेरे साथ घटी जी, हमारे पड़ोस में शादी थी, और आजकल शादियों का सीज़न हम सब लोग जानते हैं, दावतों का सिलसिला चल रहा है। रात को हमारे वहाँ पड़ोस में जो बारात जानी थी, वो रात को जब बारात निकली तो पटाखे फोड़ते हुए निकली। मुझे समझ नहीं आया, एक तो लेट बहुत निकलती है, एक तो लेट बहुत, और उसके बाद पटाखे फोड़ते हुए निकली। मतलब पटाखे फोड़कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, उससे क्या साबित होगा, पहली बात।
और आप ये भूल जाते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे घर के बगल में दूसरा घर है, वहां पर एक बुजुर्ग रहते हैं। वो सरकारी मुलाजिम थे और अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उस वजह से उनको दिक्कत होगी। तो उन इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हालांकि अभी रिसेंटली अखबार में भी आया था कि हार्ट पेशेंट्स को बहुत दिक्कतें हो रही हैं पटाखों की आवाजों से, तो हमें थोड़ा सा, और जो गाना बजाना होता है वो भी गलत है, बहुत गलत क्योंकि है। उससे आप दूसरों अपने की नींद खराब हो जाती है। आप अपने तक अपनी सेलिब्रेशंस को रखें, उनको दूसरों की जिंदगी के लिए मुसीबत ना बनाएं। बिल्कुल, ये गुजारिश हमारी आप सबसे, कोशिश करें इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में बहुत कुछ, आज के खास मेहमान से मुलाकात करवानी है आप सबकी, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, उनके करियर के बारे में जानना है। हालांकि उनका भी जो उनका शोबा है वो हुमैरा से मिलता हुआ है। जी हाँ, वकालत से वो भी जुड़े हुए हैं, हमारे उस्ताद हैं। हाँ जी, हुमैरा के उस्ताद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश, आइए मिलकर मजा लेते हैं इसका। ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਮਟਿਆਰਾਂ, ਸਾਵਣ ਸਾਵੇ ਲਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਮਟਿਆਰਾਂ, ਉਚੇਤੇ ਪੇਤੇ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਉਚੇਤੇ ਪੇਤੇ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੁੜਤੇ ਕਕਰਾ ਦੇ ਚਲਕਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਾਰੀ ਪਾਉਣ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਾਰੀ ਪਾਉਣ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੱਚਲ ਨੂਰਨੀਏ ਪੰਜ ਪਤਾਸੇ 12, ਨੱਚਲ ਨੂਰਨੀਏ ਪੰਜ ਪਤਾਸੇ 12, ਨੱਚਲ ਨੂਰਨੀਏ ਪੰਜ ਪਤਾਸੇ 12, ਨੱਚਲ ਨੂਰਨੀਏ। ਸਾਵਣ ਸਾਵੇ ਲਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਕਿਤੇ ਕਾਵਣ, ਸਾਵਣ ਸਾਵੇ ਲਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਕਿਤੇ ਕਾਵਣ, ਉੱਚੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਗਾ, ਦੇ ਘਰ ਪਲੀ ਲਾਡਲੀ ਖਾਂਦੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਲੀ ਲਾਡਲੀ ਖਾਂਦੀ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਪੈਰੀ ਚਾਂਜਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਪੈਰੀ ਚਾਂਜਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਓ ਰੂਪ ਜੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਈਆਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਤੁਹਾਈਆਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਤੁਹਾਈਆਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਰਸੀਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਰੂੜਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ, ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਰੂੜਾ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰ ਸੁਣੀਦੀ ਕਰਦੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰ ਸੁਣੀਦੀ ਕਰਦੀ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ, ਹੱਥੀ ਉਹਦੇ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ, इश्क ना करया कर तू बेक इश्क दे कारे, इश्क ना करया कर तू बेक इश्क दे कारे, इस इश्क ने जोवन रुते के लुटे के मारे, इस इश्क ने जोवन रुते के लुटे के मारे, आओ तू हंसदी दिल राजी मेरा,
तेरा लगदे कोल प्यार तेरी फोटो ते शर्तां लाउन गवारे तेरी फोटो ते शर्तां लाउन गवारे नी तेरी फोटो ते शर्तां लाउन गवारे नी तेरी फोटो ते जे मुंडिया तू विआह करवाउणा बਹਿ ਜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਝਾਕਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਝਾਕਾ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਣਾ ਫੜੀਏ ਸੋਹਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਣਾ ਫੜੀਏ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸਨੀ ਦੇ ਮਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸਨੀ ਦੇ ਮਾੜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਆਓ ਪਤਲੀ ਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਰਹੀ ਕੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਿਆਰ 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 ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे थे ज़बरदस्त सा पंजाबी सॉन्ग और उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर इसे एंजॉय किया होगा। कहते हैं कि दुनिया में उन्हीं लोगों की इज़्ज़त होती है जो अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं और यकीनन वो डिज़र्व भी करते हैं। बहरहाल याद दिलाना चाहेंगे आपको एक बार फिर से कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट डीडी कल्चर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे अभी तक के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रूर, लेकिन एक वक्फे के बाद विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, इस छोटे से वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में। जैसा कि हमारा ने कहा कि वक्फे के उस पार बात करेंगे हम आज के हमारे मेहमान की, उनका इंट्रोडक्शन देंगे। जी हाँ, इनका ताल्लुक लॉ डिपार्टमेंट से है। ये डीन है स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी। नाम है प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बदनी साहब और हुमैरा जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और मैं शुक्रगुजार हूँ इनके गुड मॉर्निंग का कि इस प्रोग्राम में मुझे आने का मौका। अरे ये आपका बड़प्पन है और आज आपने कुछ लम्हे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लें। लेकिन पहले तो हम आपको जैसा कि अभी कुछ दिन पहले टीचर्स डे मनाया गया, लेकिन आज हम आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मैं बिलेटेड नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दिन टीचर्स का है, क्योंकि हर दिन जब एक बच्चा कुछ अच्छा जिंदगी में कर जाता है, उसका क्रेडिट जाता है उस टीचर को जिसने उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं देखरेख की होती है, कहीं ना कहीं उसे सही रास्ता दिखाया होता है। आप 40 साल से टीचिंग में हैं, 40 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जिंदगी के माने सिखा रहे हैं, उसके लिए आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुबारकबाद के लिए। और मैं ये अपने बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया है 40 साल, ये दिन जो है उनके नाम करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से मेरा नाम है, जो कुछ आज तक मैंने कमाया ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। और एक उस्ताद की सिर्फ एक ही दौलत होती है, वो होता है उसका वो तालिब इल्म। जहाँ पर भी वो जाता है उसको जब वो तालिब इल्म उसको इज्जत की नज़र से देखता है, उसको इज्जत देता है, तो उसको लगता है कि उस्ताद को लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सारा सरमाया मैंने पा लिया। बिल्कुल। तो एक उस्ताद के पास बहुत बड़ा सरमाया होता है। बेशक। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, शायद आप इस पर इत्तेफाक करें, कि मौलाना रूम जब शम्स तबरेज़ के पीछे निकले थे, एक्चुअली
शम्स तबरेज को दुनिया ने जानना था और उन्हें जाना गया उनके स्टूडेंट की वजह से, और उनका स्टूडेंट मौलाना रूम। तो स्टूडेंट की वजह से टीचर जाना गया। और आज भी आपने जैसी बात कही कि आप अपने उन स्टूडेंट्स को इसका क्रेडिट देते हैं जिनको आपने 40 साल पढ़ाया। बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इतने लंबे सफर के बाद? हाँ, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया बहसीत उस्ताद 1990 में 91 में, तो जब मैंने अपनी वो तालीम मुकम्मल कर ली और उसके बाद अपना रिसर्च का काम मुकम्मल कर लिया, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट हो गई बहसीत उस्ताद कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में। वो इलाहाक तरीके पर हो गई। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त के बच्चे जो तालिब इल्म हुआ करते थे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करते थे, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये ख्याल है कि उम्र में बड़े हुआ करते थे, मैच्योर हुआ करते थे, और उनके साथ उम्र में थोड़ा सा कम फर्क था मेरे और उनके दरमियान। अच्छा। तो उस शुरुआत में मुझे याद है कि थोड़ा सा जिंदगी के हालात से वाकफियत पहले स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के ज़माने में फ़र्क ये है कि आज के ज़माने में बच्चे आते हैं, तालिब इल्म आते हैं, लेकिन ज़िंदगी से उनकी वाकफियत थोड़ा कम हो जाती है। डिग्री लेने के लिए तो वो पढ़ाई की तरह ज़्यादा उनकी तवज्जो मरकूज होती है, जबकि पहले ज़माने में, मेरे ज़माने में 90s में, 89 में, 70s में, जब मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, जब मैंने खुद इल्म हासिल किया, जब मैं खुद स्कूलों में था, कॉलेजेस में था, यूनिवर्सिटी में था, तो एक लेवल का फ़र्क था। उसके बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि अक्सर लोग गरीब घरानों से आते थे। मैं भी मैंने भी गरीब घराने से शुरुआत की है, तो फीस के लिए जूझना पड़ता था वालिदैन से कि फीस दे दीजिए। फिर स्कूलों में एक माहौल ही अलग था। माहौल इस तरीके का होता था कि उस्ताद के हुक्म पर पत्ता भी नहीं हिल रहा था, और उस्ताद के हुक्म को बिल्कुल वो अल्लाह का हुक्म माना जाता था, और वालिदैन बिल्कुल सख्त हुआ करते थे कि नहीं, अगर अपने उस्ताद का हुक्म नहीं माना या अपने उस्ताद की फरमा बरदारी नहीं की तो आप यहाँ भी, आपको घर में भी आपको कोई ठिकाना नहीं। तो इतना उस्ताद के उस रहबरी का वो एहसास दिलाया जाता था। तो आज थोड़ा सा ज़माने की फ़र्क की वजह से उसमें बहुत सी चीज़ों का रोल है, जैसे सोशल मीडिया, जैसे आपने फरमाया, जैसे इंटरनेट का। इसकी वजह से तालीम में बहुत सी चेंजेस आ गई और उसकी वजह से जहनों में भी चेंजेस आ गई। मिसाल के तौर पर पहले तो इल्म का मंबा सिर्फ सोर्स एक उस्ताद ही हुआ करता था। आज के बच्चे, आज के तालिब इल्म जब आते हैं क्लास में, तो वो उस्ताद से जितना जानना चाहते हैं उससे ज़्यादा उनको इंटरनेट से मालूमात हासिल हो जाती हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे साइंस हो, चाहे कानून हो, चाहे मजहबी उलूम हो, चाहे पॉलिटिकल, चाहे कोई भी उलूम हो, तो हर कोई चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है और वहाँ से उनको बहुत सा मवाद मिल जाता है। तो उस वजह से टीचर का रोल थोड़ा कम हो गया है, एक गैप सा बन गया है। और उसकी और भी वजूहात हैं, और वजूहात अगर मैं गिनाने की कोशिश करूं तो अभी आपने बहुत बात अच्छी की कि हम अभी आज इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो उस बारे में अक्सर लोग हम देखते हैं कि पुलों पर जाते हैं लड़के बच्चे और बड़ी उम्र वाले भी, और कूद जाते हैं दरियाओं में और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसमें तबरेज़ साहब स्ट्रेस लेवल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स हर जनरेशन में, चाहे वो छोटी हो, चाहे मिडिल जनरेशन हो, चाहे बड़ी जनरेशन हो, स्ट्रेस लेवल्स इंतहा का पहुंच गई हैं। और उन स्ट्रेस लेवल्स का के रीज़न जो हैं, मुझे लगता है कि फैमिली उसमें बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे। एक घराना होता था जिसमें 30-35 अफराद शामिल होते थे, और हर कोई हर किसी से सीखता था। ये नहीं जरूरी कि एक बच्चा माँ बाप से ही सीखता था, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखता था, अपने जो कजिन्स हुआ करते या अंकल्स हुआ करते थे या मामू वगैरह, वो उनसे सीख लिया जाता था जिंदगी कैसी गुजारनी है। और चूंकि अब ये जो फैमिली का सिस्टम जो श्रिंक होता आया है, उसकी वजह से सीखने को ये जो सोर्सेस हैं कम हो गए हैं, और वालिदैन के पास भी उतनी फुर्सत नहीं, वो भी अपनी ज़िंदगी को कायम दायम रखने के लिए रोज़गार की तलाश में और इधर उधर
फैमिली डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है हमारे यहाँ भी, और ये भी एक वजह है। और उसके साथ दूसरी बात है, मुझे लगता है कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेस लेवल्स हैं वो भी बढ़ गई है। हर कोई चाहता है कि शाम को खाना हो, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी लूँ, हर कोई चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, देखा देखी कंपटीशन बहुत ज्यादा, देखा देखी और कंपटीशन, इसकी वजह से। और इसके साथ और भी हमने वैल्यूज़ को छोड़ा, क्योंकि वैल्यूज़ का सबक दिलाने को कोई है ही नहीं। उस्तादों के पास उतना वक्त नहीं, वालिदैन के पास उसका वक्त नहीं, और बड़े बुजुर्ग रहे नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए, और अगर कोई रहे भी तो उनका तरीकाकार नहीं है सही। शायद यही बात है कि उनका तरीकाकार सही नहीं है, वो अच्छी तरह से वो इल्म नहीं दे सकते, या वो अच्छी तरह से वो सबक नहीं दे सकते, बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से शायद ये जो ह्यूमन बीइंग्स है वो समझ लीजिए कि हम ज़्यादातर हैवानियत की तरफ जा रहे हैं और खो रहे हैं अपने इंसानी फितरत की इस बुनियादी जो तकाजे हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अपने बचपन के हवाले से बताएगा हमें कि आपका बचपन खुद कैसे गुजरा, और कोई ऐसा वाक़ा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि वैल्यूज कम हो गए हैं या फैमिली से इंसान सीखता था, तो आपके बचपन से अगर शुरुआत करें तो कैसा था वो? जी, मैंने एक बहुत ही गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मैं श्रीनगर के राउंड टाउन सफाकदल के इलाके से हूँ, और वहाँ के मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैंने शुरुआत की। और चूंकि माहौल ऐसा हुआ करता था कि ज़्यादा दर्जेबंदी नहीं होती थी, जो हमसाए लोग होते थे या जो मोहल्ला होता था, अगर कोई अच्छी घर का खाता पीता भी घर होता था, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हुआ करती थी कपड़ों के लिहाज से। कपड़े सबके यकसां हुआ करते थे, खुराक सबकी यकसां हुआ करती थी, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब। तो ज़्यादातर मुनहज़िर होता था मौसम पर, क्योंकि बाहर से क्या आने वाला है, सड़कें इतनी बंद रहती थे। हमारा बिल्कुल कश्मीर डिवीजन बंद रहता था, सड़कें इतनी थी नहीं, तो हमारे सर्दियों के दिन बहुत मुश्किल से गुजरते थे, और सर्दियों में स्कूल बंद होते थे। तो हम अक्सर सर्दियों में ही अपने वो जो स्कूल का काम वगैरह वो ही करते रहते थे और इम्तिहानात की तैयारी करते थे। और उसके बाद मार्च अप्रैल से शुरू होते थे स्कूल, और नवंबर दिसंबर तक पढ़ाई चलती थी। तो इम्तिहानात फिर मार्च में ही शुरू होते थे फिर से। सरमा की ततीलात में हम घर में बैठ के वो पढ़ाई करते थे। और उसमें ये बात अक्सर होती थी कि हमारे जिस तरह से आज आप कोचिंग सेंटर्स देखते थे, हमारे वक्त में तो थे नहीं। हमारे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा घर में कोई बड़ा अगर कोई होता पढ़ा लिखा तो उसके पास जाते थे, खुद जाते थे, और सीखने की वो तलब थी, एक चाह थी कि हम सीखें, क्योंकि हर उस पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी। और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि अगर किसी के यहाँ चिट्ठी आती थी तो उसको किसी पढ़े लिखे घर में किसी एक आदमी के पास लेके जाना पड़ता था, और उससे वो पढ़वाई जाती थी कि इसमें लिखा क्या है। अगर कहीं बाहर से कोई आदमी किसी को चिट्ठी लिखता, तो पढ़े लिखे लोग कम थे, लेकिन मेरी जनरेशन से पढ़ने लिखने का ये जो माहौल है वो शुरू हो गया था। उस्ताद पहले से बनना चाहते थे? ये भी एक दिलचस्प कहानी है कि मैंने जो शुरुआत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, तो मैं चाहता था कि मैं कोर्ट जाऊं और प्रैक्टिस करूं बहैसियत वकील। लेकिन फिर हुआ यूं कि कुछ नंबरात अच्छे मिल गए इम्तहानों में, तो और मैंने ये तलब बढ़ गई कि मैं रिसर्च की डिग्री एलएलएम शुरू करूं। उसके बाद उसमें दाखिला भी मिल गया, और उसके साथ यूं ही ज़िंदगी बढ़ती गई, और ज़िंदगी ने मुझे एक लाइन दे दी, उस पर मैं चलता गया और कामयाब हो गए माशाल्लाह। कामयाब तो नहीं कह सकते, अभी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी ये हमेशा वेरिएबल होता है कि किसको आप कामयाब कहें, कामयाबी नाकामी हमेशा एक रिलेटिव टर्म्स हैं कि किसको आप कामयाब कहें, किसको नाकाम कहें। मुझे लगता है कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, वो चाहे गरीब ही हो, चाहे बहुत कम खाने पीने को मिले, वो कामयाब है, क्योंकि बहुत मुतमईन है। जो आदमी करोड़ों रुपए की जायदाद भी लेकर हो, उसके बाद करोड़ों रुपए उसके पास पैसा भी हो,
और उसके साथ वो मुतमईन ना हो, तो वो मुझे लगता है कि वो नाकाम है। कामयाबी तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने कहा कि आपने एलएलबी की डिग्री जब हासिल की और उसके बाद आपने एलएलएम का सोचा, जी। लेकिन जब एक बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचता है, फिर एलएलबी की जैसे लॉ की डिग्री हासिल करता है, तो उसका पहला टारगेट होता है कि कोर्ट पहुंचूं। जी, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार यही सवाल को लेकर हम जवाब हासिल करेंगे आज के हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब से। कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब, हु इज़ डीन स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी। इनसे और भी मज़ीद बातें करनी है, लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं आप तक अखबार की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। अबू धाबी क्राउन प्रिंसेस इनॉग्रल इंडिया विजिट पेव्स वे फॉर एनहांस्ड बायलैटरल टाइज। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, इसी हवाले से कि असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला, 27 नामजदगियां वापस, 26 असेंबली हलकों के लिए 239 हतमी उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। ये खबर इस अखबार से। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से साइबर जराइम की रोकथाम के लिए इकदामात। वजीर दाखिला मुश्तरका साइबर जराइम तहकीकाती निज़ाम का आगाज करेंगे। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा की खबर ऐसे कि CS चेयर्स स्किम स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग। जी, अगली सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से जमात इस्लामी बैकवर्ड कैंडिडेट्स प्लंग इनटू इलेक्शन फ्रे रेजेस पॉलिटिकल फीवर इन जम्मू एंड कश्मीर, वी बिलीव इन बैलेट नॉट ब्लडशेड। जी, इसी अखबार से मेरे हाथ में यही अंग्रेजी रोजनामा जिसकी खबर वी द पीपल से, नार्को स्ट्रेट पोजेस grave challenge to Kashmir population, so deploying trained sniffer dogs to identify drug peddlers at entry points shall help to curb menace in J&K। ये भी बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया कि ड्रग्स के जो मामलात हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अब सरकार कोशिश कर रही है कि इन्हें कर्ब किया जाए। जी, अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से इलेक्शन आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ होंगे, शहर में बेदारी फैलाने के लिए स्वीप सरगर्मियों को तेज किया जाए, GEO। जी, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा खबर कुछ इस तरह से, गवर्नमेंट अपॉइंट्स 10 स्पेशल एंटी करप्शन जजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी करप्शन जजेस, क्योंकि करप्शन का जो मामला है ये भी बहुत ज्यादा फैल रहा है ड्रग्स की। जी बिल्कुल, दैट्स अ नाइस इनिशिएटिव। मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। न्यू एमपॉक्स केस कंफर्म्ड, एडमिटेड एट दिल्लीज LNJP हॉस्पिटल। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश, 2 मिलिटेंट्स हलाक। तो इस तरह से हमारे आज के अखबार मुकम्मल हुए हैं और ये जो खबरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा अगर आप कुछ और मजीद खबर सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अखबार देखना पड़ेगा, क्योंकि अब अखबार पढ़ने की जो ये एक आदत हुआ करती थी ये भी बहुत कम हो गई है। बड़े कम अखबार देखने को मिलते हैं क्योंकि अब सभी चीज़ें जो हैं डिजिटल हो गए हैं। लेकिन जब अखबार को हाथ में लेकर आप खबर पढ़ते हैं, उस खबर को पढ़ने में और मोबाइल फोन से खबर पढ़ने में आसमान जमीन का फर्क है। खैर, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान से। जी हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब से बात हो रही है।
जो कि डीन है स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी। उनसे हमने एक सवाल पूछा था कि जब आपने LLB की डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद एक बच्चा चाहता है कि फटाफट वकीलों वाला कोट पहन के कोर्ट पहुंच जाऊं और प्रैक्टिस शुरू करूं, लेकिन इनके पास कुछ नंबरात ज्यादा थे। क्या सिर्फ वो वजह थी कि ये रुक गए और इन्होंने अपना जो करियर ऑप्शन है उसे चेंज किया या अपना फोकस शिफ्ट किया? ये जानेंगे हुसैन साहब से। जी हुसैन साहब। जी तबरेज़ साहब, ये आप सही फरमा रहे हैं कि नंबरात ज़्यादा होने की सिर्फ एक वजह नहीं थी कि मैंने वो रिसर्च की डिग्री शुरू की, LLM की। दरअसल 3 साल में पढ़ाई के दौरान, कानून की पढ़ाई के दौरान ये एहसास भी होता रहा कि आगे पढ़ने में अगर मौका मिले तो कोई हर्ज नहीं। तो एक वो चाहत सी हो गई थी दिल में जी। लेकिन साथ साथ में मैंने कहा कि हालात भी ऐसे नहीं थे उस वक्त। हर किसी घर में एक आदमी एक उम्र को पहुंच जाए तो वो कमाना चाहता है बिल्कुल, और अपने घर वालों का हाथ बटाना चाहता है। और चूंकि मैंने कहा कि मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता हूं, तो घर में भी कुछ ये ऐसे हालत में इसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहता था, लेकिन चूँ घर वालों का साथ रहा और उस साथ की वजह से मैंने रिसर्च की डिग्री शुरू कर ली। और फिर ये चाहत भी उभरती गई कि मैं आगे ले चलूं, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम जो भी थे उस वक्त बहुत से उनमें बहुत से गुजर चुके हैं और माशाल्लाह जो बहुत अभी जिंदा जावेद हैं, तो उनको देख देख कर मैंने भी सोचा कि मैं भी प्रोफेसर एस भट्ट बन जाऊं, प्रोफेसर मोहम्मद अकरम मीर साहब बन जाऊं, प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर साहब बन जाऊं, प्रोफेसर अफजल कादरी साहब बन जाऊं। तो एक ये जहन में आ गया था और ये भी वजह बनी कि मैं इस रास्ते पर चला। कश्मीर यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन की सर आपने? मैंने बहैसियत उस्ताद, आप कह रही हैं, मैंने बहैसियत उस्ताद यही 90s में 92, 93 में ज्वाइन की है। हुसैन साहब, एक बच्चा जब 11-12 की पढ़ाई करता है, पहले तो 10th एक बड़ा अहम पड़ाव होता है, वो मुकम्मल करने के बाद वो फिर 11-12 के लिए जाता है, जहां पर उसे अपने सब्जेक्ट चुनने होते हैं। बिल्कुल। आपने क्या सब्जेक्ट चुने थे जब आपने 11वीं-12वीं की तालीम हासिल की? जी, उस वक्त भी यही रुझान था कि जो कोई भी जाए या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। बिल्कुल, ये शुरू हुआ था ये रुझान। और उस वक्त ये जैसे आज नीट का टेस्ट होता है, बाकी वगैरह इम्तहानात होते हैं, तो वो ऐसे नहीं थे। सिर्फ मार्क्स की बुनियाद पर, अपने नंबरात की बुनियाद पर आदमी को इंटरव्यू बुलाया जाता था और उसको हो जाती थी, ये शोभा मिल जाता था, वो मौका मिलता था। तो कहीं न कहीं कुछ नंबरात की वजह से मुझे उस इंटरव्यू में मौका नहीं मिला MBBS के लिए क्वालिफाई करने का। तो फिर मैंने बहुत से अक्सर लोग जो वकालत में होते हैं, आप देखेंगे कि बहुत से ज्यादा तादाद उनकी वही साइंस स्ट्रीम वालों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे चल के एक प्रोफेशनल डिग्री में आ जाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, मेरे बहुत से साथी जो हैं, उनके साथ भी यही रहा कि 12th में किसी वजह से रह गए और फिर आगे जाके लॉ की डिग्री शुरू की और बहुत नामवर वकील भी हो गए, बहुत नामवर वकील हो गए, बहुत नामवर जज हो गए और अच्छा लॉ के कैरियर में अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी यही कुछ हुआ और मैंने यूनिवर्सिटी जाके फिर कानून की पढ़ाई शुरू की। सर, अगर हम लॉ एज ए सब्जेक्ट बात करें, हमें बताइएगा कि कैसा स्कोप है करंटली अगर देखा जाए, क्योंकि हमने देखा है कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं लॉ की तरफ। जी। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपकी मालूमात बिल्कुल सही हैं उमैरा जी, और आप खुद भी रही हैं कानून की तालिब इल्म, आपने LLB किया और आप एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह। देखिए, आपको खुद भी मालूम है कि पहले जो ऑप्शंस हुआ करते थे कानून में इस प्रोफेशन को चूज करने के लिए, या तो आदमी को कोर्ट जाके प्रैक्टिस करनी होती थी या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के जज बन सकता था। और 2-3 मौके और थे, जैसे पुलिस में जाता, जैसे रेवेन्यू में जाता। तो ये मौके थे। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, हालात इस तरह बदल गए हैं क्योंकि नए नए एवेन्यूज खुल गए हैं। जब आज हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की लॉ के बारे में बात करते हैं, मैं खुद भी कैरियर काउंसिल में बहुत हिस्सा लेता हूं और अपने बच्चों को बिल्कुल ये तरगीब देता हूं कि आप सिर्फ कोर्ट जाने की सिर्फ एक अल्टरनेटिव कोर्ट जाने का नहीं है, सिर्फ आप अल्टरनेटिव
जज बनने का नहीं है, या रेवेन्यू में जाने का या पुलिस में जाने का, वो तो है ही मौके। इसके अलावा बहुत से मौके ऐसे हैं जिनमें आप आदमी पैसा भी कमा सकता है और नाम भी कमा सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो कानून का दायरा है ये वसी होता जा रहा है। बिल्कुल। किसी भी चीज में अगर आप देखें कि कानून के बगैर आप बिल्कुल जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी दुकानदार के पास कोई चीजें लेना चाहते हैं तो उसके लिए कंज्यूमर लॉ हमारे पास है। किसी कंपनी में कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कॉर्पोरेट लॉज हैं आपको गवर्न करने के लिए। किसी बाहर की मुल्क में जाना चाहते हैं तो सिटीजनशिप लॉज हमारे मुल्क में, और वो तो आपको। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो कानूनी कार्रवाई और कानूनी फैसले हैं, इसके अलावा हमने एक और प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। आदमी आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन या क्लाइंट काउंसलिंग करके अलग से कोर्ट न जाके बहुत ही अच्छी आमदनी कमा सकता है और लोगों को बहुत फायदा दे सकता है। बहुत से लोग अब कानूनी कार्रवाई में तो बहुत साल लग जाते हैं, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। तो लोगों के लिए वाक़या कानून ने फराहम किया है कि आप अपने जो तजादात हैं, अपने जो डिस्प्यूट हैं, वो कानून से बाहर होके कानूनी तौर पर ही हल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फोरम है अल्टरनेट मीडिएशन का, रेजोल्यूशन का, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो उसमें बहुत से मौके हैं, जैसे आर्बिट्रेशन है, कॉन्सिलिएशन है, मीडिएशन है। आदमी किसी भी कोई कानून का कोई तालिब इल्म ये चूज कर सकता है और वहां पर क्लाइंट काउंसलिंग करके लोगों के तजादा दूर कर सकता है और उसमें भी बहुत पैसा कमा सकता है। इसी तरह से हमारे जो नई रिजीम चली है, हम अक्सर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रिजीम, जिसके बगैर अब कारोबार करना नामुमकिन हो जाएगा। इंडिया हमारी कंट्री जो है सिग्नेटरी है और एक इंटरनेशनल लेवल पर जो गुड्स का ट्रेड होता है, बैरियर्स जो खत्म हो गए हैं। गुड्स आप देखते हैं कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आप कहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि मैं कहीं किसी कंट्री के गुड्स यहाँ पर ला सकता हूँ, क्योंकि कस्टम्स लॉज थे, एक्साइज लॉज थे। लेकिन क्योंकि उनको हटा के आप देखिए अमेज़न पर आप जाएंगे तो आप अमेरिका की चीज़ यहाँ आपको डिलीवर हो सकती है, मेरी यहाँ की चीज़ कहीं और डिलीवर हो सकती है। तो ये जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसमें बहुत से कानूनी लवाजमात होते हैं, चाहे पेटेंट्स हो, चाहे कॉपीराइट्स हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, और उनके लिए एक अलग तरीके के लॉयर्स की जरूरत होती है, वो अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। तो इन कंपनीज में जब कोई तजादात होते हैं या डिस्प्यूट होते हैं, उनको हल करने के लिए भी दूसरे किस्म की लॉयरिंग की जरूरत होती है, जिनको सीखने के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिग्रीज होती हैं। तो वहां पर तो पैसे की कोई इंतहा नहीं है। और बहुत से मेरी जो देश के लोग हैं, मेरे जो स्टेट के लोग, इस यूनियन टेरिटरी के लोग हैं, तो बहुत से बच्चे कर रहे हैं और अच्छा खासा अपनी आमदनी का वो उनका वो मौका मिल रहा है। लॉ की तालीम मुकम्मल होने के बाद क्या आप किसी तरह की काउंसलिंग वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स की? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियली थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, क्या करना चाहिए। ये आपने बहुत सही फरमाया उमारा जी। क्योंकि जब आपने शुरू की थी कानून की तालीम, तो हम एक ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं शुरुआत में बच्चों को कि ये इस तरह से आपको ये कानून की तालीम आपको मिलेगी। एक सेशन, 1-2 सेशन होते हैं। उसके बाद जब कानून की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो एक और कंपोनेंट है हमारे पास, उसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। तो इंटर्नशिप में बहुत से सेगमेंट्स होते हैं। तो इंटर्नशिप के इन सेगमेंट्स में हम बच्चों को ये ज़रूर ये जानकारी देते हैं कि आपको क्या क्या मौके हैं आगे और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो ये है, अब हालांकि बहुत लेट शुरू हुआ है और आपका जो सही है, दुरुस्त फरमा रही हैं, आपकी पहले नहीं होता था, लेकिन अब हमने शुरू किया है। हुसैन साहब, जो NEP 2020 है जी, इसकी वजह से लॉ की पढ़ाई में क्या तब्दीलियां आई, क्या बेहतरी आई? देखिए, बेहतरी तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, बेहतरी की तवक्का है। ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी है और इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अगर कोई एक सब्जेक्ट चूज करके उसको पढ़ना चाहता है, साथ साथ में वो कोई और भी क्रेडिट्स ले सकता है, कोई और भी पढ़ाई कर सकता है किसी और सब्जेक्ट्स में भी। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी सा मैकेनिज्म हमने क्रिएट किया है, क्योंकि हमको मालूम है कि
ज़माने के साथ साथ एक मिसाल के तौर पर कंपनी में कोई आदमी को मुलाजमत चाहिए तो उसके पास कानून की तालीम अगर है तो कानून के लिए कोई पोजीशन है तो उसमें कानून की तालीम उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन फॉर इंस्टेंस कंपनी मैनेजमेंट अफेयर्स के बारे में क्या उसको मालूम है, या लोगों को ह्यूमन रिसोर्स जो को डील करने के लिए क्या उसके पास कोई तालीम है। तो ये सब चीज़ें, या किसी कल्चर के बारे में कहीं और वो किसी कल्चर से आया है और किसी और कल्चर में, तो क्या कल्चरल इंटरलिंकेज के बारे में उसको कोई तालीमात हैं, उसको कुछ मालूम है। तो ये सब चीज़ें, या कहीं और मीडिया के बारे में, कैसे मैं मीडिया को हैंडल करूं, कल को उसको किसी मीडिया को फेस करना है तो कल मैं इसको, तो क्या उसको मीडिया फेस करने की वो ट्रेनिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं। बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो तालीम, एक साथ मुरवजा तालीम जो है, और उसके साथ साथ स्किल्स जी, और उन स्किल्स को वो कैसे हासिल करे। स्किल्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। स्किल्स में एक तो ये कि कोई चीज़ कैसे बनाए, कोई शायद मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दे दूं तो मशरूम का स्किल बनाना, मशरूम बनाना, इसी तरह से कुर्सियां वो करना, या इसके अलावा और भी बहुत से स्किल्स हैं जिनको हम टेक्निकली स्किल तो नहीं कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग कह सकते हैं। तो एक मिला जुला सा वो मॉड्यूल जिसको हम एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं, और एक तालीम का एक वो शिफ्ट देख रहे हैं, तालीम देने का शिफ्ट देख रहे हैं, और तालीम के माने का शिफ्ट देख रहे हैं। बिल्कुल सही। तालीम को डिलीवर करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया, और तालीम को हासिल करने का तरीका भी बदल गया। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ रुकते हैं एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे आज के मेहमान के साथ, कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। सर, रिसेंटली जो नए 3 कवानीन इंट्रोड्यूस किए गए, उनके बारे में बताइएगा। क्या उन्हें सिलेबस में शामिल किया गया और क्या क्या चेंजेस लाई गई इन लॉज में, जैसे कि अगर हम कम्युनिटी सर्विस की बात करें या जो जेंडर इक्वालिटी वगैरह, प्लीज टेल अस। जी, पहले सवाल का जहां तक ताल्लुक है कि क्या हमने इसको सिलेबस में लाया, 3 कवानीन जो बिल्कुल ही रिप्लेस हो गए हैं। एक तो भारतीय न्याय संहिता है, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा है, और उसके बाद वो एविडेंस का जो चेंज हो गया है। 3 कवानीन हमने चेंज किए हैं। जी सर। तो एक दम से रिपील हो गए हैं। तो मैंने भी लगभग 5-6 यूनिवर्सिटीज़ जिनमें मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर हूँ, बाहर की दिल्ली की एक है, उदयपुर में एक है, एक तो केरला में भी मैंने एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मीटिंग का, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया, और हमारे यहाँ जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें भी हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की। इसको चेंज करने के लिए एक तरीका होता है, एक बॉडी होती है जो बैठती है उसको चेंज करती है। तो हमने भी कवानीन को चेंज किया, और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी उसको चेंज किया। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके सवाल का कि इससे इसमें क्या नया है, बिल्कुल नया इसमें यह है कि मैं पहले भी कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में आप ही के डीडी कश्मीर से ये हुआ था, ये इशू हुआ था, तो उसमें हमने पूरी तफसील से बात की थी। मेरे साथ लईक साहब थे और मैं था। तो एक तो ये कि हम एक कॉलोनियल लॉ से बाहर आ गए। बिल्कुल, वो एक कॉलोनियल लॉ था, और हम उसमें जो बेसिक ये था कि पुनिशमेंट और क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट था। अब हम न्याय और जस्टिस की बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता। अब हम इंसाफ की बात करते हैं। तो एक शिफ्ट देख रहे हैं हम कि वो क्राइम से हटकर अब हम इंसाफ पर आ रहे हैं। ये बेसिक चेंज है जो क्रिमिनल लॉ में हम देख रहे हैं कि हम एक पॉइंट से बढ़कर दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, न्याय की तरफ आ रहे हैं, जस्टिस की तरफ आ रहे हैं। तो दूसरा जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर का हमारा जो कानून था, तो उसमें भी वर्ड जो था क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको हमने चेंज करके नागरिक सुरक्षा कर दिया। अब हम प्रोटेक्शन पर आए, सेफ्टी पर आए।
पहले तो क्रिमिनल का प्रोसीजर Criminal कैसे हम procedure. उसको क्रिमिनल को किस Handle तरह कैसे से हैंडल करते करेंगे। हैं। जी। अब हम आइडिया चेंज करके आए हैं और कैसे नागरिकों की सुरक्षा Protection हो के लिए, सके। बिल्कुल। तो आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, आइडियोलॉजी शिफ्ट हो रही है। एक तो ये है। दूसरा, अंदर कानून के अंदर क्या है, कौन सी चेंजेस हैं। आपने सही फरमाया कि जेंडर इश्यूज पर कानून चेंजेस हैं। जी। सुसाइड, अभी जो आप बात कर रहे हैं तो सुसाइड पर भी कानून है, चेंज हुआ कम्युनिटी है। सर्विस अच्छा इसी तरह से सबसे ज्यादा जो महत्व है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उसमें है दोनों जगह पर, तो मुझे लगता है कि वो हर कोई चीज़ जो भी आपको किसी के खिलाफ कोई अगर आपको ये है कि शुबा है कि इसने कोई किया है, तो इन्वेस्टिगेशन इतना टेक्निकल और इतना ट्रांसपेरेंट हमने बनाया है कि हर किसी जगह आपको वीडियोग्राफी करनी है, हर किसी स्टेटमेंट को आप वीडियोग्राफ करना है। कोई अगर आपके सामने बयान दे रहा है किसी पुलिस वाले के सामने, तो उसको रिकॉर्डिंग करनी है, उसको वीडियोग्राफ करना है। बहुत सी टेक्निकलिटीज हमने लाई ताकि एफआईआर रजिस्टर ऑनलाइन होना चाहिए। बहुत सी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना दिया। और हमारे पास दिन ब दिन हम ये जो लोग हैं, टेक्निकल फील्ड वाले जो लोग हैं, उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ताकि हम इस कानून को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। जी। हुसैन साहब, ये तो रही टेक्निकलिटीज़ की बात, जो हुमैरा जी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं क्योंकि ये खुद लॉ की स्टूडेंट रही हैं और आज एडवोकेट है। तो उन्होंने ये कानून के हवाले से जो बात की, बहुत कुछ इसमें से कोशिश की जानने की। मैं वापस आऊँगा अपने टॉपिक पर कि जो आज एक पर्सनैलिटी से मैं मिल रहा हूँ जी, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब से मैं मिल रहा हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब का शौक था कि वो अपने एलएलएम जो है उनका रिसर्च का जो काम था वो मुकम्मल करें, और उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, सर्व किया। क्या कुछ ऐसा है कि जो अभी करना बाकी है प्रोफेसर साहब के लिए? जी, मुझे लगता है कि मेरी एज पर आके, मैंने कहा कि मैं 61 साल का हूँ, और मेरी एज पर आके आदमी को और बहशत उस्ताद, एक उस्ताद को सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ अब इस तालीम को लोगों तक पहुँचाने के लिए जितना मुमकिन हो सके वो कोशिश करता रहूँ। एक तो ये है कि जितना मेरे पास है, जितना कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, उसको मैं शिफ्ट करता रहूं यंगर जनरेशन्स को, या जो भी कुछ आए कोई आए। एक तो ये है। और दूसरा, हाँ ज़रूर कि सोसाइटी के बारे में हर कोई आदमी कॉन्शियस होता है। आपने सही फरमाया कि एक अच्छी सोसाइटी बने, एक पीसफुल माहौल मिले, और हर कोई अपना काम बिल्कुल तनदेही और ईमानदारी से करे। दरअसल मेरा ये मानना है कि ये जो ईमानदारी की मैं जो बात कर रहा हूँ, कि ईमानदारी का मेरा कंसेप्ट डिफरेंट है। ये ऑनेस्टी जब हम बात करते हैं, कि ये मेरा मानना ये है कि दैट इट इज़ नॉट दैट पीपल शुड लेबल यू एज एन ऑनेस्ट। ए पर्सन शुड बी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ फर्स्ट। जब तक आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, जब तक आप अपने साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, तब तक आप किसी दूसरे आदमी के साथ ईमानदारी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको अपने पर्सन के साथ ईमानदार होना चाहिए, पहले आपको अपने साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए, तभी आप किसी दूसरे आदमी को ईमान सिखाएंगे, ईमानदारी के साथ रहना सिखाएंगे। जी। तो और मैंने कहा बुराइयों के बारे में मैंने बात की कि ड्रग्स का आपने फरमाया कि बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं हमारी जो यंगर जनरेशन है। ये लत जो लग गई है, इसमें मुझे लगता है कि वालिदैन को आगे आना चाहिए। वालिदैन का बहुत बड़ा रोल है तबरेज़ साहब, और वालिदैन को आगे आना चाहिए। पुलिस तो काम करती रहती है अच्छी तरह से, बाकी एनजीओज भी वगैरह जो हैं वो काम करते रहते हैं, लेकिन वालिदैन का इसमें बहुत रोल है। वालिदैन को आगे आके रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका बच्चा अक्सर ये जो अनडिटेक्टेड जाते हैं और फिर कुछ ऐसी लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां से उनको वापस आना मुश्किल हो जाता है। और आपने देखा कि ओवरडोजिंग की वजह से कितनी डेथ्स हो रही है। बिल्कुल सही। तो वालिदैन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनको मालूम है, उन्हीं को मालूम है कि क्या बात है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बहुत हद तक उनको मालूम है। तो उनका एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। और वालिदैन गाफिल नहीं रह सकते। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है या कहीं पर उन्हें कुछ शक या शुबा आ रहा है, तो उन्हें इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। हुसैन साहब, आजकल आप डीन हैं
हमारे स्कूल ऑफ लॉ के कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ये पूरा दिन आपका शेड्यूल चलता है, सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी ये जो है फराइज जो आप अंजाम देते हैं। इसके अलावा जब खाली वक्त आपको मिलता है तब आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं खाली वक्त में मेरे दो मशगूलियात हैं जी। एक तो मैं मुताला करता हूँ, मेरा लगभग 25-30 साल से मेरे जो मुताले का महवर है, एक तो मेरा रिलीजन है, दूसरा हिस्ट्री है, अच्छा, पर्टिकुलरली हिस्ट्री ऑफ माई प्लेस एंड जियोग्राफी ऑफ माई प्लेस। ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पर किताबें लाके मैं पढ़ता रहता हूँ और बहुत पढ़ता रहता हूँ, ये मेरा शौक है। और दूसरा ये कि इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा मैं अपने जो खाली अवकात होते हैं उसमें एक तो नमाज तो है ही, वो तो अल्लाह की तरह रुजू होना, क्योंकि वहाँ से आपको वहाँ एक इत्मीनान होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने रिलीजन की तरह रुजू करके उसको एक तसल्ली मिलती है और एक मुतमईन इत्मीनान हो जाता है। दूसरा ये है कि हर किसी के साथ अच्छी तरह से बात करे, लोगों की से बात करे, क्योंकि मेरा मानना है कि किताबों से आप उतना ज़्यादा इल्म हासिल नहीं कर सकते जितना आप लोगों के साथ बात करने के करके कर सकते हैं। और मेरे इस इल्म में है कि इल्म हासिल करने का जो असली सोर्स है वो ट्रैवलिंग है। आप किसी जगह जाए और लोगों से मिलिए और इल्म हासिल कर लीजिए। दूसरा सोर्स है यही कि लोगों से बात करें। किताब इल्म तो बहुत लास्ट का सोर्स है। किताबों से आप लास्टली आप किताबों से कोई इल्म, किसी ने कोई चीज लिखी और आपने उसको पढ़ लिया, लेकिन इसके अलावा जो इल्म हासिल करने के तरीके वो और भी हैं, और ज्यादा मुस्तनद है, ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल सही। हुसैन साहब, आपने कहा कि आप अपनी फैमिली के मतलब पहली जनरेशन ऐसी है जो मतलब पढ़ने लिखने का रुझान बढ़ा और उसके बाद आप प्रोफेसर बने। आपकी फैमिली में आपके अलावा कोई इस तरह का बच्चा जो फिर आगे आया? अब तो हैं बहुत से, कुछ लोग बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, जो नई जनरेशन है उसमें तो बहुत से लोग हैं। हमारी फैमिली में 5-6-7 डॉक्टर्स हैं, मेरे जो ब्रदर्स के बच्चे हैं, बाकी लोग हैं जी। तो वकील कितने हैं आपकी फैमिली? वकील हमारे 2 हैं माशाअल्लाह। तो बल्कि 3 हैं। तो बाकी 2-4-5 डॉक्टर्स हैं, 2-4-5 इंजीनियर्स हैं। तो यही आपकी फैमिली में जो वकालत का ये शोबा चुना गया, ये उन्हें आपकी तरफ से तोहफे में मिला कि आप उनके आइडियल बने और उन्होंने आपको देखा और वकालत की तरफ आया, या उनका खुद का शौक था? शायद दोनों वजूहात हैं। एक तो मेरी तरफ की, क्योंकि मैंने वकालत तो नहीं की तब साहब, मैंने एक और पेशा इख्तियार किया। तो शायद मुझे देखकर कि मैंने इनको ये समझ लीजिए कि ये चाहत दिलाई कि कानून भी अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए। उसके साथ साथ ये भी कि उनका भी अपना शौक था। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे बच्चों में, मेरे 2 बच्चे हैं जी, मेरे 2 बच्चों में मैं अपने 2 बच्चों में से किसी को ये मुतमईन नहीं कर सका कि आप भी कानून पढ़ेगा जी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको अभी देख रहे होंगे, जो आपकी तरह लॉ टीचर बनना चाहते हैं या लॉ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा आपका सर? मैंने कहा कि पैगाम यही कि जो भी काम आदमी करे ईमानदारी से करे, और a person has to be honest to himself first. If he is not honest to himself, he cannot be honest to others. और दूसरी बात यह है कि जो भी काम करें वो पूरी तनदेही, लगन और मेहनत से करें। जहाँ पर आपकी मेहनत होगी वहाँ आपको अच्छे नताइज मिलेंगे ही, बिल्कुल जरूर मिलेंगे, और चाहे देर से मिले लेकिन नताइज अच्छे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आज आपका यहाँ आने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त हमसे, हमारे नाज़रीन से शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने अपने तजुर्बात शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका भी, तबरेज़ साहब और हुमैरा जी का भी, और गुड मॉर्निंग जैन का भी, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जरूर। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। और आज जैसा कि हमने आगाज़ में ही कहा कि आज बड़ा ही ख़ास दिन है, ये जो
वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो इस पर बात करें। क्योंकि आंखें बंद करके अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्ली नहीं आ रही है, वो आएगी, लेकिन आपको बेदार रहना पड़ेगा। आंखें खोल के उसको देखें, उसका मुकाबला करें, मुकाबला करके उसका हल ढूंढें। वरना अगर आप आंखें मूंद के निकल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आज के शुमारे में बस इतना ही। हमें इजाजत दें, कल इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।